नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम नक्शे पर इतिहास कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला एपिसोड आप लोगों को बहुत पसंद आया। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया, जिसे पढ़ करके मुझे भी आनंद आया। उम्मीद करते हैं कि अगले एपिसोड का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे और इसीलिए मैंने इस एपिसोड को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जो नए मेरे साथ में जुड़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि इंतज़ार आप कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो एपिसोड है आपको वीक में 3 दिन मिलेगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। ठीक है, और इसकी टाइमिंग होगी शाम को 6 बजे। ठीक है, तो आप शाम 6 बजे आसानी से इसको उपलब्ध रहेगा आपके पास में, और सोम, बुध और शुक्रवार 3 दिन का ये समय है। तो आप इंतज़ार कर सकते हैं इन 3 दिन के लिए। बाकी आप परेशान ना हो, इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाया करेगा। तो सेशन के अंत में मैं आपको इसका टेलीग्राम बता दूंगा। तो पहला एपिसोड हो चुका है, यानी कि फर्स्ट क्लास, एक क्लास जो है वो हो चुकी है। लेक्चर 1 जो है वो जा चुका है। लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को पाषाण काल के बारे में बताया है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी पाषाण काल के बारे में नहीं पढ़ा है, जाकर के उसे पढ़ लेंगे। और उसमें मैंने पूरा पाषाण काल के बारे में चीजें बताई थी, पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल का भी विभाजन मैंने करते हुए आप लोगों को पूर्व पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जो है वो पढ़ाया था। आज के एपिसोड में हम मध्य और जो हम मध्य पूरा पाषाण काल के अलावा जो उत्तर पूरा पाषाण काल है उसको कवर करेंगे। मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल वो कवर करेंगे। एक बार फिर से मैं उद्देश्य कवर कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। ये कार्यक्रम जो है इसका नाम है नक्शे पर इतिहास। नक्शे पर इतिहास। तो ये जो इतिहास है इसमें मैं इतिहास को नक्शे पर पढ़ा रहा हूं, यानी कि इतिहास का वो हिस्सा जो नक्शे के द्वारा पढ़ा जा सकता है वो मैं इसमें कवर करा रहा हूं आपके लिए, और वही हिस्सा इसमें कवर किया जाएगा। अर्थात संपूर्ण इतिहास आपको अलग तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, तो बहुत आनंद आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इतिहास को नक्शे पर देख पाएंगे, अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर पाएंगे कि जिन स्थलों को आप देखते हैं कि भाई इतिहास में ये स्थल यहाँ, ये स्थल यहाँ, यहाँ से ये खोजा गया, यहाँ से ये पाया गया, उसको हम नक्शे पे लोकेट कर पाएंगे, उसको हम नक्शे पे दिखा पाएंगे कि ये जगह यहाँ पर है। तो आप आसानी से उसे पढ़ पाओगे। और बार बार जब नक्शे पे चीजें दिखाई जाती हैं तो आपके दिमाग में वो चीज बस जाती है। अंक कमाने के लिए आपके लिए यहां से एक बेहतर अवसर जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। और हमने इसमें बहुत क्रम से चीजें रखी हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो देख सकते हैं आप, प्राचीन इतिहास से शुरू हो रहा है, लेक्चर नंबर 2 है। इत्मीनान से पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पढ़ेंगे। विश्व इतिहास आप लोगों ने पहले ही एपिसोड में क्लियर किया है कि सर विश्व इतिहास भी पढ़ना है। अगर और भी इसमें लोगों के मतलब सुझाव आएंगे कि सर विश्व इतिहास को भी नक्शे पर पढ़ाया जाए, तो ज़रूर मैं विश्व इतिहास तक इसे खींचूंगा। अदरवाइज आधुनिक भारत तक ही इसको रखने का प्रयास करूंगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज हम लोग नक्शे पर जो इतिहास है हमारा, उस एपिसोड को कहाँ तक पढ़ने जा रहे हैं, आइए करते हैं, बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, तो आज का एपिसोड है नक्शे पर इतिहास। कार्यक्रम का नाम है नक्शे पर इतिहास, ये कार्यक्रम का नाम है। और आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, और इसमें हम पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के स्थल देखेंगे। और पूरा पाषाण काल में भी किन स्थलों को हम देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल एवं उत्तर पूरा पाषाण काल, एवं उत्तर
पुरा पाषाण काल, इन स्थलों को हम आज नक्शे पर देखेंगे। ठीक है, इनको हम लोग नक्शे पर देख रहे होंगे। तो सबसे खास बात यह होगी कि इसमें हम भारत का जो नक्शा है वो भी बनाना सीखेंगे, जैसा कि हर एपिसोड में अलग अलग तरीके से नक्शा बनाना हम सीख रहे होंगे। तो जैसे जैसे एपिसोड्स में नक्शे बनाने की आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे हम सीखते चलेंगे। कुछ कुछ चीज़ें हम इतिहास की भी समझ रहे होंगे। जैसे अगर हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो भारत के विभिन्न भागों में अगर आप देखेंगे तो ये जो पाषाण काल है, इसको पाषाण काल मैंने पिछले एपिसोड में इसलिए बताया था कि पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय का जो मानव है, इस समय का जो मानव है वो टूल्स के तौर पर, औजारों के तौर पर पाषाण का इस्तेमाल कर रहा है ना। वो किसका इस्तेमाल कर रहा है? पाषाण का इस्तेमाल कर रहा है, और उसी में वो किसी न किसी प्रकार के डेवलपमेंट कर रहा है। पैलियोलिथिक एज इसीलिए इसको कहा जा रहा है। तो जो उपकरण मिल रहे हैं वो पाषाण के ही हैं, इसलिए इनको पैलियोलिथिक एज कहा जा रहा है। तो मध्यपुरा पाषाण काल में ऐसी क्या चीज चेंज हो जा रही है कि हम इसको मध्यपुरा पाषाण काल कह दे रहे हैं? आखिर उनकी औद्योगिक औजार की जो प्रौद्योगिकी है उसमें ऐसे क्या चेंजेस मिल रहे होंगे? कुछ तो चेंजेस मिल रहे होंगे। तो वो चेंजेस हैं एक्चुअली, जो ये टूल्स बनाने के लिए जो पाषाण हैं, पत्थर हैं, इन पत्थरों में कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे अगर हम पूर्व पाषाण काल की बात करें तो पूर्व पाषाण काल के समय में जिन पत्थरों का ये प्रयोग करते थे वो ज्यादातर क्वार्ट्ज पत्थर हुआ करते थे। अब उसकी अपेक्षा दूसरे प्रकार के पत्थरों का प्रयोग इन लोगों ने करना शुरू कर दिया है, और अब उनकी जगह पर जिन पत्थरों का प्रयोग हो रहा है, जिन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मटेरियल हैं ज्यादातर जैस्पर हैं, चर्ट हैं, और इसी तरीके के कुछ चमकदार पत्थरों का इस्तेमाल उन्होंने यहां पर करना शुरू कर दिया है। तो प्रौद्योगिकी जो इस्तेमाल हो रही है, जो टेक्निक इस्तेमाल की जा रही है इनके द्वारा, अब उसमें शल्क निर्मित औजार यूज हो रहे हैं। शल्क निर्मित औजार का मतलब होता है फ्लेक, फ्लेक टूल्स इंडस्ट्री हम इसको बोलते हैं। तो ध्यान रखें कि ये वाला जो समय होगा, ये जो जिसको हम लोग मध्यपुरा पाषाण काल नाम देंगे, इसको हम लोग क्या नाम देंगे? मध्यपुरा पाषाण काल। पाषाण काल, क्या आप टाइम पीरियड बता सकते हैं इसका? मैंने पिछले एपिसोड में बताया था। क्या आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका टाइम पीरियड लिख सकते हैं? क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअस व्यूअर हैं तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि मैं आपसे कुछ चीजें पूछता चलूं और आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकें, जिससे कि एक तारतम्यता जो है वो बनी रहे, कनेक्टिविटी जो है वो एक बनी रहे। ठीक है, तो आप लोग कनेक्टिविटी जो है जरूर बना करके रखें हमारे साथ में, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, वो कनेक्टिविटी जरूर बनी रहनी चाहिए। तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरा लिखिए। तो मध्यपुरा पाषाण काल जो है, इसको हम लोग एक फ्लेक एंड मतलब फलक संस्कृति के तौर पर इसको जान रहे हैं। शल्क निर्मित औजार, फ्लेक टूल इंडस्ट्री, इसीलिए इसको बोला जा रहा है शल्क निर्मित औजार संस्कृति के तौर पर इसको जाना जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी पहचान आपको याद रखनी पड़ेगी। ये डेवलपमेंट का फेज है, मानव धीरे धीरे करके चीजों को सीख रहा है, संस्कृति में, व्यवहार में चीजों को लेकर के आ रहा है। रॉ मटेरियल्स में अब वो विभिन्न प्रकार के पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका है, चर्ट इत्यादि पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा है। तो जो उपकरण हैं, अब जो संस्कृति में उपकरण आ रहे हैं, वो कौन कौन से उपकरण हैं? उन उपकरणों में वो वेधक का प्रयोग करेगा, उन उपकरणों में वो वेधक का प्रयोग करेगा। वेधक का मतलब हो गया जैसे बोरर्स जिनको बोलते हैं आप, विभिन्न प्रकार के उपकरणों में वो बोरर्स का प्रयोग करेगा। वेधक खुरचनी का प्रयोग करेगा। वेधक खुरचनी, वेधक खुरचनी समझते हैं? वेधक खुरचनी का मतलब हो गया स्क्रेपर बोरर का इस्तेमाल करेगा। स्क्रेपर बोरर मतलब किसी चीज से उसको कुरेद सके, और कुरेदने का मतलब हो गया कि अगर पत्थर को अगर आप कुरेद रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा शार्प बना सकेंगे आप, फलक बन सकेगा, ब्लेड बन सकेगा, स्थूल शल्क जिससे निर्मित किया जा सकेगा। तो फलक का इस्तेमाल यहां पर होगा। फलक, फलक का मतलब ही हो गया वही ब्लेड टाइप की चीजें बनाना।
थिक फ्लेक्स बनाने का वहां पर काम शुरू हो जाएगा। वेधनियां यहां पर बननी शुरू होंगी, वेधनियां यहां पर बनेंगी। वेधनियां का मतलब हो गया जिनको हम बोल सकते हैं पॉइंट्स, जिनको आप बोल सकते हैं, जिनको आप नोकदार एक औजार कह सकते हैं, उनकी वजह से आप थोड़ा ज्यादा नुकीले हथियार या औजार बना सकते हैं। तो ये चीजें, और औजारों का जो शेप है वो थोड़ा सा सूक्ष्म होना शुरू होगा। सूक्ष्म होने का मतलब आकार जो है वो क्या होने शुरू होंगे, आकार जो है वो छोटे होने शुरू होंगे, छोटे लेकिन अधिक शार्प, अधिक तेज, तीक्ष्ण, इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलेंगी। इसका मतलब ये ज्यादा असरदार होंगी, इनको आप ज्यादा असरदार तरीके से देख सकेंगे। अगर हम कहें कि इनके जो निर्माण तकनीकी है वो संस्कृति के तौर पर अगर आप देखें तो थोड़ी ज्यादा स्पष्ट होंगी पिछली की तुलना में, यानी थोड़ा ज्यादा बेहतरीन औजार आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। फ्लेक संस्कृति के अंतर्गत हम इसको थोड़ा सा रख सकते हैं। इस संस्कृति को हम थोड़ा फ्लेक संस्कृति के तौर पर जाने तो जान सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्क्रैपर्स का इस्तेमाल ज्यादा होगा, कुरेद करके चीजों को ज्यादा बनाया जाएगा। तक्षणियों का इस्तेमाल होना शुरू होगा आगे चल करके, यानी कि तक्षणियां यानी कि ब्यूरियर्स जो हैं उनका इस्तेमाल होना शुरू होगा। तो ये सब चीजें हमको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो चलिए, अगर हमने थोड़ा बहुत मध्य पुरापाषाण काल के बारे में जान लिया है तो हम यहाँ पर मध्य पुरापाषाण काल की कुछ स्थलों के बारे में भी यहाँ पर जान लेते हैं। तो मध्य पुरापाषाण काल के कुछ स्थलों को जानने से पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए मैप ड्रॉ करते हैं हमेशा की तरह। जैसे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैप को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, मैप को ड्रॉ करने के लिए अभी जो मैप ड्रॉ होगा उस मैप में आपको ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। दक्षिण भारत के इतिहास को, दक्षिण भारत के मैप को ड्रॉ करिए, क्योंकि उत्तर भारत का जो मैप है वो सीमा से परे है। अभी उसमें सीमा बनाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर सीमा बनानी है तो दक्षिण भारत की बनानी है, और दक्षिण भारत की सीमा बनाना फिलहाल तो बहुत आसान है। जो कठिनाइयां थी वो मैंने पिछले सेशन में आपको बता दी थी, और आप आसानी से उस परेशानी से उबर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड में याद करिए, मैंने कहा था कि थोड़ा पाकिस्तान की तरफ से बनाना शुरू करेंगे, और आप जो ये गुजरात वाला हिस्सा है वहां से मैप को नीचे की ओर लेकर के आ जाइए, सीधे नीचे की ओर लेकर के आना है। हल्का सा यहां पर नोक दे देना है, इस जगह पर जाकर के नोक दे करके हल्का सा यहां पर कर्व देंगे, और फिर इस तरफ मुड़ जाएंगे, ऐसे, है ना। यहां से हल्का सा ऐसे कर्व देंगे और कर्व दे करके ऐसे मुड़ जाना है। बस दक्षिण भारत आपका इस तरीके से बन जाएगा। तो कुछ खास दक्षिण भारत में परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर आपको बनाना होगा नदियां। तो नदियां बनाने में आपको क्या करना है कि मैंने आपको कहा था कि जहां से यहां से आप कर्व देते हो, इसी के तकरीबन ऊपर से आप सिंधु नदी यहां पर बनाओगे। तो सिंधु नदी के लिए हल्का सा ऊपर जाना है, थोड़ा सा डिजाइन यहां पर बनानी है, और एक यहां पर फ्लो, और फिर ऐसा फ्लो, और फिर नीचे की ओर, बस ऐसे आ जाना है आपको। करेक्ट। यहां पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहां से आप सिंधु नदी को क्या नाम है, जो ये बीच का हिस्सा है तकरीबन, मैंने आपको बोला था कि यहां से आप सतलज नदी को निकाल लो। सतलज नदी भी आप ऐसे करके ला करके यहां पे मिला दो इसके बीच में। फिर मैंने बोला था कि इसी के थोड़ा सा आगे ब्रह्मपुत्र नदी चाहे तो आप बना लो। तो इस तरीके से आप ले आकर के ब्रह्मपुत्र नदी बना सकते हैं। फिर मैंने कहा था कि यहां से गंगा नदी बना लेनी है आपको। तो सो सिंपल कि आप ऐसे गंगा नदी बना लो, यहां से यमुना नदी बना लो, यमुना नदी यहां पर आकर के आपको ऐसे मिला देनी है। ठीक है जी। और बीच में कई सारी नदियां यहां पर बनती रहती हैं। हाँ, इसके बाद नर्मदा और ताप्ती नदियों के लिए मैंने बताया था। तो यहीं तकरीबन बीच से, और जहां से सतलज नदी जाती है तकरीबन उसके नीचे से, और यहां से इसके बीच से, और इस वाले टिप के एकदम बीच से, यहां से लेकर के आप नर्मदा नदी ऐसे करके बना सकते हो, और वी शेप तकरीबन ला करके नीचे से ऐसे ये आपकी ताप्ती नदी बन जाती है। बस इतनी नदियों का काम है, आपका मैप बन करके हो जाता है तैयार। बस इतनी सी बात है। अब इनमें आपको कुछ जगहों का नाम याद रखना है जो मध्य पुरापाषाण काल के स्थल हो सकते हैं, और बहुत फेमस जगह हैं जो आप आसानी से लोकेट कर सकते हो।
मैप के ऊपर। जैसे मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, मैंने आप लोगों को तकरीबन बताया था कि यहां कहीं पर एमपी में आपको भीमबेटका जगह देखने को मिलेगी। एमपी में अगर आप देखोगे तो भीमबेटका। तो आप मेरे साथ मैप बना रहे हैं अगर, तो मैप बनाइए इसी तरह और भीमबेटका को वहां पर लोकेट कर दीजिए। ठीक है, इस जगह पर आप क्या कर दिए, इस जगह पर आप भीमबेटका को क्या कर दें, लोकेट कर दें। यहां लिख दें ऐसे करके, भीमबेटका, आसानी से लिखें इस जगह पर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ऐसे भीमबेटका लिखें, लिखना आना चाहिए, मतलब करना आना चाहिए इस तरीके की चीजें। ठीक है, भीमबेटका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मध्य प्रदेश में, तकरीबन इस जगह पर, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है यहां पर। इसी तरीके से आप यहां कहीं पे देखोगे तो सोन नदी घाटी पड़ेगी, इस जगह पर आपका यहां कहीं पर सोन नदी घाटी पड़ेगी। तो सोन नदी घाटी जो है, सोन नदी घाटी जो है ये भी आपका इसी लोकेशन के अंतर्गत आती है, जो कि मध्य पुरापाषाण काल के स्थल में से जानी जाती है। नर्मदा नदी के किनारे के हिस्से में कई ऐसे अन्य लोकेशंस भी हैं जो कहीं ना कहीं इसके लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र में आ जाइए, महाराष्ट्र में बहुत फेमस जगह है, महाराष्ट्र में बहुत फेमस जगह है नेवासा। महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस लोकेशन है एक, नेवासा। तो देखिए महाराष्ट्र का लोकेशन नीचे की ओर रहेगा, तो तकरीबन आपको यहां कहीं पर नेवासा देखने को मिलेगा, इस जगह पर कहीं पर। तो आप यहां पर नेवासा लिख दीजिए। तो महाराष्ट्र का नेवासा, ये मध्य पुरापाषाण काल का स्थल के तौर पर इसको जाना जाता है, बहुत फेमस जगह है। पूर्व में अगर चले जाएंगे तो पूर्व में झारखंड वाला इलाका पड़ता है। पूर्व में अगर आप जाएंगे तो झारखंड वाला इलाका पड़ेगा। झारखंड में जगह पड़ती है पालामू, पालामू सिंहभूमि। तो यहां कहीं पर आप ऐसे लिख लो इस जगह पर, झारखंड, तो यहां पे पालामू, यहां पर सिंहभूम लिख सकते हैं, यहां पर सिंहभूम, सिंहभूम। ठीक है, जगह नहीं है इस वजह से आगे तक लिख दिया। तो लोकेशंस में आप चाहें तो इसी जगह से ऐसे और ऐसे पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अलग से मैं लिख दे रहा हूं, झारखंड, झारखंड वाला जो इलाका है उसमें पलामू, सिंहभूम, ये लोकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, लोकेट करने में मैप के लिए, मैप में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगहें रहेंगी। इसके अलावा यूपी में आ जाइए आप, यूपी में चकिया, यूपी में चकिया बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। आप नहीं अगर समझ में आ रहा है तो आप बनारस लिख सकते हैं, बनारस, या थोड़ा शुद्ध लिखना चाहें तो वाराणसी लिख सकते हैं आप। सिंगरौली आपने जगह का नाम जरूर सुना होगा, तो सिंगरौली बेसिन जो मिर्जापुर वाला जो इलाका है वो है ना, सिंगरौली बेसिन, सिंगरौली बेसिन मिर्जापुर, मिर्जापुर ब्रैकेट में लिख लोगे तो आपको याद रहेगा। अभी मैं मैप में दिखा देता हूं, बेलन नदी घाटी है, पिछले वाले मैप में दिखाया था मैंने आपको, बेलन नदी घाटी, वो वाला जो इलाका है वो भी बहुत फेमस है। मतलब बेलन नदी घाटी तो इतना फेमस है कि इसमें पूर्व पुरापाषाण काल से लेकर के उत्तर पुरापाषाण काल तक, चाहे तो आप लिख लो इसको, ये एक इतना इंपॉर्टेंट लोकेशन है कि इसमें पूर्व से लेकर उत्तर पुरापाषाण काल तक, उत्तर पुरापाषाण काल के साक्ष्य आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये बेलन नदी घाटी का बहुत फेमस मतलब आपको लोकेशन देखने को मिलेगा। तो ये बेलन नदी घाटी तकरीबन इन जगहों पर आपको देखने को मिलेगी। ये वाला जो लोकेशन है ये बेलन नदी घाटी का है,
फेलन नदी घाटी। बहुत ही फेमस मैप है ये, बहुत ही फेमस लोकेशन, मतलब आपको यहां पर देखने को मिलेगी इसी जगह पर, मतलब सिंगरौली वाला इलाका आप इसको लिख सकते हो, सिंगरौली, सिंगरौली फेलन नदी घाटी। और आपका यही मतलब इसी से थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे तो बनारस वाला जो लोकेशन है, ठीक है, बनारस वाला जो लोकेशन है, आप वो चकिया वाला जो लोकेशन है वो आप यहाँ पर लोकेट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में पश्चिम में अगर आप चले जाओ तो राजस्थान और गुजरात वाला जो इलाका है, तो राजस्थान में आपका पुष्कर, पुष्कर घाटी राजस्थान में इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान में पुष्कर घाटी, तो पुष्कर घाटी मान के चलो कि यहां कहीं पर इस जगह पर पुष्कर, ठीक है। और गुजरात में अगर आप देखोगे तो गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र जो है, सौराष्ट्र क्षेत्र, वहां से भी कई आपको उत्तर पुरा पाषाण काल के क्षेत्र देखने को मिलेंगे। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो इलाका है, ये सौराष्ट्र रीजन है, ये आपका सौराष्ट्र क्षेत्र देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपका ये सौराष्ट्र रीजन गुजरात वाले में बहुत फेमस, आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में एक दो जगह और भी हैं जो फेमस हैं, जैसे भरूच वाला जो इलाका है, यहीं पर आप भरूच वाला इलाका लिख सकते हो, भरूच, राजस्थान का भरूच वाला इलाका, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है। उत्तर में आप हिमाचल प्रदेश वाला जो इलाका है, व्यास नदी जहां से जाती है, व्यास बाणगंगा, तो ये वाला जो लोकेशन है, अगर आप इसमें, आप इसको ब्लैक से मैंने बनाया था तो मैं इसको ब्लैक से वापस बना दे रहा हूं। मान के चलिए कि ये व्यास नदी है सपोज है, ठीक है। तो यही लोकेशन यहां पर आप ऐसे मान के चलो कि ये वाली जो लोकेशन है, ये व्यास बाणगंगा लोकेशन आपकी यहां पर रहेगी। और इसी जगह पर आपको सिरसा वाला जो सिरसा नदी घाटी भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी, सिरसा नदी घाटी इसी लोकेशन में आपको देखने को मिलेगी, इन लोकेशन में, ठीक है। तो ये हिमाचल रीजन हो गया, मतलब आप हिमाचल प्रदेश वाला, हिमाचल प्रदेश, तो आप हिमाचल प्रदेश में इसको ऐड कर सकते हो यहां पर, चाहे तो अलग से लिख ही रहे हैं, अगर अलग से तो अलग से लिख लो, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में क्या क्या चीजें आप लिख सकते हो, हिमाचल प्रदेश में ब्यास, वानगंगा, सिरसा नदी घाटी, सिरसा नदी घाटी, ये ठीक है। और ये जो सिंध नदी आ रही है, सिंधु नदी जो आ रही है, इधर भी आपका सिंध रीजन पड़ता है, और इसी सिंध रीजन में रोपरी पहाड़ियां हैं, तो समथिंग हेयर वेयर यहां पर, तो रोपरी पहाड़ियां, रोपरी पहाड़ी इसी जगह कहीं पर पड़ती है, तो ये भी आपका सिंध क्षेत्र में आ जाता है, ये आपका सिंध क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र जो है उस सिंध क्षेत्र में ये रोपड़ी पहाड़ी, ये भी आपका आ जाएगा किसके अंतर्गत, मध्य पुरापाषाण काल की जो संस्कृति है, मध्य पुरापाषाण काल की संस्कृति के स्थल के लोकेशन के तौर पर। तो ये ओवरऑल मैंने आपको मध्य पुरापाषाण काल का जो मध्य, मैं लिख भी दे रहा हूं इसमें थोड़ा बड़ा करके, मध्य पुरा
पाषाण स्थल, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मध्यपुरा पाषाण काल के इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे जो मैंने आपको मैप पर दिखाए, जो आपको ध्यान रखने हैं कि ये इन जगहों पर पाए जाते हैं। मतलब नेवासा वासा तो बहुत इंपॉर्टेंट जगहें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें मतलब खास तौर से डेवलपमेंट यही है, औजारों के डेवलपमेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अभी भी कई जगहों पे, रिसेंटली भी कई जगहों पर खोजें आप यहाँ पे चल रही हैं। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्थल नहीं देखने को मिले हैं, उत्तरी पश्चिमी इलाके में ज़्यादा स्थल देखने को मिल रहे हैं। प्रायद्वीपीय हिस्से में अगर आप देखोगे तो नेवासा वगैरह में हमने आपको कुछ हिस्से दिखाए थे, जैसे महाराष्ट्र में नेवासा वगैरह में आपको देखने को मिला है, बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला। लेकिन उत्तर में, उत्तर पश्चिम में आपको ज़्यादा हिस्से देखने को मिले हैं, तो एक अलग बात है। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो उत्तरपुरा पाषाण काल की, उत्तरपुरा पाषाण काल की जो संस्कृति है वो किस प्रकार से मध्यपुरा पाषाण काल की संस्कृति से अलग है, उसके ऊपर एक चर्चा करते हैं। तो उस चर्चा को हम करेंगे, लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको बताते हुए, और वो क्या है कि आज अगर आप देखोगे तो आज भाई 29 तारीख हो गई और 2 दिन केवल बचे हैं, अंतिम 2 दिन, अंतिम 2 दिन बचे हुए हैं इस सेल के समाप्त होने के। बहुत ही शानदार प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। और इसमें एडमिशन कराने के लिए आपके पास में जो लोवेस्ट एवर प्राइस हैं उसके लिए अंतिम 2 दिन बचे हुए हैं, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है। तो अगर आप मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा एक तो, ठीक है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस डिस्काउंट के साथ 17,999 में आपका एडमिशन डन हो जाएगा, 17,999 में। तो जब आपको करना क्या है, नीचे जो है लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करके जहां पर बाय नाउ वाला ऑप्शन आता है, वहां पर जब आप कोड लगाओगे तो कोड में आपको स्वतः विरद लाइव कोड लगाना है। ऑलरेडी वहां पर कुछ कोड के ऑप्शंस आते हैं, वो ना लगा, जैसे दिवाली ऑप्शन आ रहा होगा एक कोड का, तो वहां से डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन इतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लगा के देख लेना चाहे तो आप ये कोड लगाएंगे विरद लाइव, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और मैं आपको बैच में हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मुझसे बैच में कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ बैच में जुड़ जाओ, और आप हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश किसी भी भाषा में जिसमें भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। 2028 के लिए बैच उपलब्ध है, 26 के लिए उपलब्ध है। ये जो प्राइस है 2027 का है, 28 और 26 के लिए अलग अलग है। 26 के लिए कम प्राइस होगा और 28 के लिए थोड़ा ज़्यादा प्राइस होगा। तो जो भी आप देखना चाहो देख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं किसके बारे में। जैसे मध्यपुरा पाषाण काल था, इसी तरीके से अगर हम, एक मिनट, यहां पे थे ना हम, तो अगर हम जैसे मध्यपुरा पाषाण काल था उसी तरीके से अगर हम इसके बारे में आ जाएं, निम्नपुरा पाषाण काल के उत्तरपुरा पाषाण काल के बारे में आ जाएं, तो समझें कि इसमें क्या अंतर होगा, मतलब उसमें और इसमें क्या अंतर होगा। एक काम करते हैं, मेरे को दोबारा मैप ना बनाना पड़े, मैं एक काम कर सकता हूं इसके लिए, मैं इसी मैप को दोबारा से इस्तेमाल कर सकता हूं, है ना। इसी मैप को मैं दोबारा से इस्तेमाल कर सकता हूं। तो इसके लिए मैं जो इधर की चीजें हैं वो मैं मिटा दूंगा, है, ठीक है। तो मैं इधर वाली जो चीजें हैं वो मैं मिटा देता हूं, बाकी चीजें मैं लिखा रहने दूंगा। कुछ प्लेसेस हैं वो रिपीट होंगे और कुछ प्लेसेस हैं जो रिपीट नहीं होंगे। तो मैं ये यहां से मिटा दूंगा और ये जो नाम है यहां से मिटा दूंगा। तो आप लोग दोबारा से बना लेना, मैं इसको बना रहने दूंगा। बाकी आते हैं, डिस्कशन करते हैं आगे। तो मध्यपुरा पाषाण काल के बाद, मध्यपुरा पाषाण काल के बाद अब हम डिस्कशन करें कि उत्तरपुरा पाषाण काल जो है वो किस तरीके का है। उत्तरपुरा पाषाण काल, उत्तरपुरा पाषाण काल। उत्तरपुरा पाषाण काल की खासियत यह है कि जो मध्यपुरा पाषाण काल की जो संस्कृति है उसका व्यापक प्रयोग किया जाना शुरू कर दिया गया। अर्थात जो अपर या लेट पैलियोलिथिक एज है, एक तो जो आइस एज वाला जो पीरियड है वो उसका एक अंतिम चरण वहां पर हमको देखने को मिलता है,
एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि आप इसका टाइम पीरियड कमेंट सेक्शन में कमेंट जरा करके बताइए। पहले वाले सेशन मैंने आप लोगों को बताया है। इसमें खास तौर से जिस पत्थर का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है वो चकमक पत्थर है। चकमक पत्थर जो है, उस चकमक पत्थर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाना शुरू कर दिया गया है। तो जो चकमक इंडस्ट्री है उसका प्रयोग ज्यादा हो जाएगा। फ्लिंट इंडस्ट्री जिसको बोला जाता है, फ्लिंट इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा प्रयोग होगा। तो भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें उत्तर पुरा पाषाण काल में, तो फ्लेक्स या फलक जो हैं, जिनको ब्लेड्स कह रहे हैं, फलक का प्रयोग बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। फलक अर्थात ब्लेड्स जो हैं, इनका प्रयोग अधिक होगा। मतलब व्यापक स्तर पर होना शुरू हो जाएगा। अधिक से अधिक स्तर पर इसका प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा तक्षणियों का प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। तक्षणियों का प्रयोग बढ़ जाएगा। तक्षणियों का प्रयोग बढ़ जाने का मतलब क्या हो गया? ब्यूरिन्स जो हैं उनका प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ब्यूरिन्स का प्रयोग बढ़ जाएगा, ब्लेड्स का प्रयोग बढ़ जाएगा, फलक पतले हो जाएंगे पहले की तुलना में, सकरे हो जाएंगे, शार्प हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात है कि जो टूल्स हैं वो दुधारी होने शुरू हो जाएंगे। मतलब दोनों तरफ जो है हो सकता है कि धार का प्रयोग होना शुरू हो जाए, दोनों तरफ जो है लंबाई का प्रयोग करके उसका इस्तेमाल किया जाना शुरू हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से, मतलब अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास में एक डेवलप टूल्स का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा, बड़े स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर। और अब अगर आप देखोगे तो दक्षिण भारत में, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में भी इसके स्थल व्यापक जगहों पर खोजे जाने शुरू कर दिए जाएंगे। तो इनके स्थलों की भरमार अब दक्षिण भारत में भी आपको देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इसी का प्रयोग करूंगा और इसको दक्षिण में भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं इसी मैप का प्रयोग कर ले रहा हूं दोबारा से। आप लोग दोबारा बना लेना, मैं यहीं पर इसको डुप्लीकेट करके बना ले रहा हूं। ठीक है, तो मुझे इसको दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ ठीक है, मैं बाकी चीजें यहां से इरेज कर दे रहा हूं। जैसे कि मैं ये इरेज कर पाऊंगा, ये इरेज कर पाऊंगा, और इधर की चीजें जो मेरे काम की नहीं है, कुछ चीजें बनी रहेंगी वैसे ही जैसे थी। मतलब इनके अंदर बहुत सारी चीजें जो इस्तेमाल रहेंगी वैसे ही, तो मैं करता रहूंगा बीच बीच में। कुछ नए प्लेसेस होंगे तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। जैसे अगर मैं कहूं कि बेलन नदी घाटी का प्रयोग हो रहा है यहां पर, तो यूपी में बेलन नदी घाटी है, बेलन नदी घाटी। तो यूपी में बेलन नदी घाटी ऑलरेडी यहां पर पॉइंटेड आउट है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर यूपी की बेलन नदी घाटी ऑलरेडी यहां पर बनी हुई है। तो ये बेलन नदी घाटी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर हर चीज, हर, है ना, बेलन नदी घाटी में पूर्व से लेकर के उत्तर पाषाण काल तक के हर प्लेसेस आपको यहाँ पर, हर चीज के प्लेसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पर मिल ही रहे हैं, तो ये रिपीट होना ही होना था वैसे ही। इसके अलावा बिहार में अगर आप देखोगे, झारखंड बिहार वाला जो इलाका है, आप उसे झारखंड कह लें, झारखंड बिहार वाला जो इलाका है, वहां पर सिंहभूमि वाला जो लोकेशन था, सिंहभूम, तो ये मैं इसलिए लिख दे रहा हूं झारखंड बिहार वाला क्योंकि अभी तो अलग अलग हो गया ना प्रदेश, पहले तो सब कंबाइंड हुआ करता था, है ना। बात समझ में आ रही? इसलिए वैसा लिखा है। इसके अलावा आप देखोगे तो भीमबेटका एमपी में मैंने आपको भीमबेटका ऑलरेडी दिखा रखा है। भीमबेटका आपको यहां पर लोकेट हो रखा है ना, इस जगह पर आप देख सकते हो। भीमबेटका के अलावा आप यहां पे जोगदाहा जोगदाहा जोगदाहा
कौन सा एग्जैक्टली मुझे राज्य क्या नाम है, जिले का नाम नहीं याद आ रहा है, रिकॉल था अभी एकदम लिखते समय मैं भूल गया। जोगदाहा सा से नाम है शायद, कोई ऐसा छोटा सा नाम है, वो किसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आप लोग बताइएगा। और बागौर भी शायद उसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एमपी में। तो जोगदाहा है, बाघोर है, बाघोर है, कौन सा जगह है, सीधी, सीधी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद सीधी डिस्ट्रिक्ट है, यस सीधी डिस्ट्रिक्ट शायद पड़ता है। और ये पूर्वी मध्य प्रदेश का हिस्सा है जहाँ तक, तो आप इसको यहाँ कहीं पर, इन जगहों पर कहीं पर लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको जोगदाहा, ठीक है, जोगदाहा, बाघोर, ये जगह देखने को मिलेंगी। ये छोटे छोटे गांव हैं, मतलब ऐसे बहुत छोटे छोटे इलाके हैं जहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप साउथ में, महाराष्ट्र में अगर आप चीजें देख रहे हैं तो पाटने हैं, पाटने बहुत इंपॉर्टेंट जगह पड़ती है, पाटने, भदने हैं, भदने, भदने, पटने, और आपका इनाम गांव, इनाम गांव तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा शायद, इनाम गांव, इनाम गांव आपका पुणे में पड़ता है, और है ना, इनाम गांव आपका पुणे में पड़ता है, तो यहाँ कहीं पड़ेगा इस जगह पर ये। तो ये मान के चलिए आपका पुणे वाला लोकेशन है, और इसी में आपका इनाम गांव, इनाम गांव है। और यहीं पर पास में ही आपको भदने भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, पटने आपको अलग देखने को मिलेगा शायद। पटने शायद जलगांव में है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पटने जो है वो जलगांव में पड़ता है। तो पटने, भदने, इस तरीके से लोकेशंस आपके महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेंगे। तो इधर आपको आपको थोड़े लोकेशन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको लोकेशंस यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कुछ लोकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, पेनिनसुलर इंडिया में आंध्र प्रदेश में आपको रेणुगुंटा, रेणुगुंटा बहुत ही फेमस लोकेशन है, बहुत ही फेमस जगह है जो आपको ध्यान रखना है। रेणुगुंटा है, करनूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है करनूल। और आगे भी ये प्लेसेस याद रखने हैं, ये आएंगे मैप में, बार बार आएंगे आंध्र प्रदेश में, रेणुगुंटा है, करनूल है, ये प्लेसेस आपको बार बार याद रखने हैं, ध्यान रखना। तो जहां से ये टर्न हो रहा है ना कर्व, जिस जगह से ये कर्व टर्न ले रहा है जिस जगह पर, इसी जगह पर आपको करनूल, रेणुगुंटा, ये आपको ध्यान रखना है इस जगह से। मतलब ये ओवरऑल लोकेशन आप करनूल, रेणुगुंटा, इसके लिए आप याद रखोगे, ठीक है जी। ये आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश, बहुत ही फेमस जगहें हैं जो इसके लिए याद रखनी है। यहां से उत्तर पूरा पाषाण काल के स्थल आपको देखने को मिलेंगे। कर्नाटक रीजन में आप चले जाओगे तो शोरापुर, दोआब रीजन है शोरापुर, तो वहां से आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो शोरापुर आपका यहाँ पे मिलेगा, इस जगह पर शोरापुर, शोरापुर कर्नाटक, यहीं पर लिख दे रहा हूं, आप अलग से चाहे तो लिखना चाहे लिखे, नहीं तो ऐसे लिख दें, शोरापुर है। इसके अलावा बूढ़ा पुष्कर या पुष्कर घाटी वाला जो इलाका है जो ये आप राजस्थान में लिख सकते हो, राजस्थान में, राजस्थान में बूढ़ा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर या पुष्कर घाटी, जो भी इलाका आप लिख सकते हो वो वाला रीजन, ठीक है। और ये वाली इलाकी, ये वाला पहाड़ी वाला इलाका रोपड़ी, सिंध क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में रोपड़ी,
रोपड़ी पहाड़ी। तो ये चीज़ आप चाहे तो कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक काम करते हैं, इसमें लोकेट कर देते हैं, आपको रेड कलर से मार्क कर देते हैं। एक तो आपका बेला नदी घाटी हो गया, एक आपका ये पुष्कर घाटी हो गया करके, ठीक है। ये पूरा का पूरा लोकेशन जो मैंने आपको ये बताया यहाँ पर, ये पूरा का पूरा भीमबेटका बताया, जोगदाहा बागोर वाला इलाका बताया, आप झारखंड वाला इलाका यहाँ पर नोट कर सकते हो, आंध्र प्रदेश रेणुगुंटा वाला, कर्नाटक वाला इलाका, भरूच नहीं बताया है, रोपड़ी वाला इलाका बताया है, ये बताया है। तो ये जितने भी लोकेशंस मैंने आपको बताए हैं, ये सारे के सारे आपके कौन से हो जाते हैं, ये लोकेशंस हो जाते हैं आपके उत्तर पुरा पाषाण स्थल। तो ये आपके उत्तर पुरा पाषाण स्थल हो गए, ठीक है। तो आई होप कि आपको नक्शे पे ये सारे समझ में आ गए होंगे कि ये स्थल कहाँ कहाँ पर है, किस किस तरीके से। उत्तर पुरा पाषाण काल में अगर आप देखोगे तो उपकरण बनाने की जो सामग्री है वो थोड़ी ज्यादा स्थायी है ना, और इसमें ब्लेड कल्चर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तक्षणी का प्रयोग आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, खुरचनी का प्रयोग भी ज्यादा देखने को मिलेगा। इन लोगों ने आगे चल करके शार्प टूल्स का इस्तेमाल किया जो चित्रकारी में भी प्रयोग किए गए। तो दीवारों पर कुरेद कुरेद करके इन्होंने चित्रकारी भी इसी से की है उत्तर पुरा का पाषाण काल की। तो काफ़ी अच्छी, मतलब कह सकते हैं कि ये संस्कृति रही है, काफ़ी बेहतरीन संस्कृति रही है। डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा एडवांस, मतलब पाषाण काल में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी शायद इन लोगों ने डेवलप कर ली थी। और फिर इसके बाद ये थोड़ा सा संक्रमणकालीन टाइम भी हमको देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे करके लोगों ने धातु काल की तरफ भी प्रवेश करना शुरू कर दिया और टेक्नोलॉजी वहाँ पर भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो चलिए अगले क्लास में हम लोग किसी दूसरे इतिहास को खंगाल रहे होंगे नक्शे के ऊपर। शायद यहाँ तक का इतिहास जो है आपको पाषाण काल का, जो पूरा पाषाण काल वाला जो इतिहास है वो आपको समझ में आया होगा। अभी और भी फेजेस हमको इसमें देखने हैं, जैसे मध्य पाषाण काल अभी हम लोगों को देखना, भी तो पूरा पाषाण काल का ही हिस्सा है ये। फिर मध्य पाषाण काल में जाएंगे, माफ कीजिएगा, अभी इसमें क्या नाम है, धातु काल की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, वही मध्य पाषाण काल की तरफ बढ़ रहे हैं। मध्य पाषाण काल से फिर आपका नव पाषाण काल की तरफ जब जाएंगे तब उसके बाद धातु काल वाला हिस्सा संक्रमण होगा। तो इसका जो संक्रमण है वो आपका मध्य पाषाण काल के साथ दिखेगा। तो अगला जो इतिहास होगा वो हमारा मध्य पाषाण काल के साथ होगा। तो आज जो आपने पढ़ा था वो मध्य पुरा पाषाण काल था, ना कि मध्य पाषाण काल। कल यानी कि अगला जो हमारा आएगा शुक्रवार को जो हमारी सीरीज आएगी उसमें मध्य पाषाण काल पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो इसको अपने दोस्तों के साथ बताइए, फैलाइए, खूब सारे व्यूअर्स लेकर के आइए। यही हमारा मोटिवेशन होगा कि हम इसमें और ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पसंद करेंगे तो हम इसको रेगुलर भी कर पाएंगे, डेली बेसिस पर भी लेकर के आ पाएंगे। आप लोग इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है। और अधिक से अधिक कमेंट करें, ठीक है, जिससे कि जो कुछ भी आप पढ़ते हैं तो आप उसे कमेंट ज़रूर किया करिए, जिससे कि हम समझ सकें कि आपका कितना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। जो कुछ आप सीखें, जो कुछ आप पढ़ें, जो आपके मन में प्रश्न बने, उत्साह जो आए, उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ठीक है। उसको हम एड्रेस करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज से सिर्फ 2 दिन शेष रह गए हैं इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। विरद लाइव कोड हमेशा आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। मेरा कोड इस्तेमाल करोगे तो मैं आपको हमेशा मेंटरशिप भी प्रदान करूंगा, ठीक है। आप मुझसे हमेशा जुड़े रह सकेंगे, आप मुझसे हमेशा बातचीत कर सकेंगे। बहुत सारे बच्चे हमसे बातचीत करते भी हैं, ठीक है। उनको कोई परेशानी होती तो मुझसे भी संपर्क करते हैं। 31 अक्टूबर से पहले आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो यहां पे पीडीएफ मिलेगा, ये हमारा टेलीग्राम है, ये हमारा टेलीग्राम है। तो आप जस्ट इसे स्कैन कर लीजिए और स्कैन करके आसानी से इस टेलीग्राम से जुड़ जाइए, या फिर टेलीग्राम में आप खोज सकते हैं विरद दुबे 01।
और ये हमारा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम। तो आप हमसे सोशली जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ जाइए। यहाँ पर हम कुछ वीडियोस, रील वगैरह भेजते हैं सोशल लाइफ से संबंधित, तो आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी है virad.dube@studiiq.com। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात कर सकूं तो आप अपना मोबाइल नंबर यहां पर भेज दीजिए। एडमिशन से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित आपको कोई समस्या है तो अपना मोबाइल नंबर लिख करके यहां भेज दीजिए, मैं या मेरी टीम आपको यहां पर कॉल कर लेगी, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।